आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि वंस आपने एक प्रॉपर्टी फाइनलाइज कर ली है उसके बाद क्या। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है फॉर बाइंग अ हाउस इन यूके। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी आगे भी। जो हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं और जो इस वीडियो को जाके लाइक भी करेंगे उनके लिए थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। अब हम बात करते हैं कि आपने व्यूइंग कर ली है, आपको घर पसंद आ गया, आपने सारी निटी-ग्रिटी चेक कर ली है उस घर के बारे में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो वंस आपने फाइनलाइज कर ली है प्रॉपर्टी, आपको एस्टेट एजेंट को अपने कॉल करना है और उसको ऑफर देना होता है। या तो आप कॉल करके दे सकते हैं या फिर आप ईमेल पे भी दे सकते हैं। तो आपको लिखना होता है कि आप उस प्रॉपर्टी के लिए कितनी अमाउंट ऑफर कर सकते हैं। तो यहाँ की मार्केट में क्या होता है, मल्टीपल बायर्स जो है वो एक प्रॉपर्टी पे ऑफर कर सकते हैं। जैसे कि सपोज आपने ऑफर किया 500,000, किसी और ने किया 525,000। तो सेलर डिसाइड करेगा कि वो किसको प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है, वो कौन सा बायर होगा। काफ़ी लोगों के ये भी क्वेश्चंस हो सकते हैं आप लोगों के कि क्या नेगोशिएशन होता है यहाँ पे, और क्या इसमें भी इंडिया की तरह होता है कि किसी ने 5 करोड़ मांगा है तो आप बोल रहे हैं 4.5 करोड़ में कर दें यार, या हाँ। 4.75 कर लेते हैं। तो यहाँ पे मार्केट उल्टा चलता है। यहाँ पे स्पेशली लंदन में डिपेंड करता है जगह जगह पे। तो नेगोशिएशन हो जाता है, कई जगह पे होता है, कई जगह पे नहीं होता है। और यहाँ पे जैसे अगर मार्केट में 5 लाख लिखा है तो उसमें गाइड प्राइस लिखा होता है आपके उसमें कि जो सेलर है बेसिकली वो उससे ऊपर ही सोच रहा है कि उससे ऊपर ही एक्सपेक्ट कर रहा है कि कुछ मिलेगा उसको। तो अगर 5 लाख है तो वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि 5-10, कोई 5-15 दे दे। और अगर मल्टीपल बायर्स अगर उस प्रॉपर्टी पे आ जाए तो फिर तो कुछ भी अमाउंट जा सकता है। और जब 2020 में जब बहुत ज्यादा बायर्स थे मार्केट में उस टाइम पे, और इंटरेस्ट रेट भी काफी लो था उस टाइम पे, तो एक एक प्रॉपर्टी 15-15, 20-20 ऑफर थे। और अगर कोई 5 लाख की बेचना चाह रहा था उसने 5.5 लाख की भी बेची है वो प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे ये हाल है। तो आप अपने एस्टेट एजेंट से पूछ सकते हैं कि क्या कोई प्रॉपर्टी पे ऑफर है, और क्या जो करंट मार्केट में आपने प्रॉपर्टी का रेट लगाया हुआ है, जो प्राइस लगाया हुआ है, क्या वो प्राइस पे ही वो सेलर मान जाएगा। तो आप ये बात कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली, और अपना मन बना के भी कि अगर आपको लगता है कि वो प्रॉपर्टी उतनी वर्थ है, अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी वर्थ के अकॉर्डिंग आपको लगता है वो प्रॉपर्टी उतनी की है या नहीं है, उस हिसाब से आप उसको ऑफर कर सकते हैं। बट मैं ये कहूंगा कि स्टेट एजेंट से भी आइडिया ले लीजिए कि इतना भी एकदम से ड्रॉप ना दीजिए कि 5 बोल के 5 अगर लिखा हुआ तो 4.80 मत बोलिएगा। डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी एंड डिपेंड्स ऑन योर स्टेट एजेंट, वो आपको क्या गाइड करता है। लेट्स सपोज कि आपने अपना ऑफर कोट किया है स्टेट एजेंट को और सेलर मान गया है आपके ऑफर पे और उसने एक्सेप्ट कर लिया है आपका ऑफर। आपका अगर ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो कांग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, तो आपका स्टेट एजेंट आपको 2 चीजें मांगेगा आपसे। फर्स्ट चीज वो आपसे मांगेगा कि आप अपने सॉलिसिटर का नंबर दीजिए, अपनी उसकी डिटेल्स या ईमेल आईडी उसको दीजिए। सेकंड वो चीज आपको बोलेगा कि आपको अपने मॉर्गेज एडवाइजर का नंबर और डिटेल्स चाहिए उसको। आपका ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको ये दोनों चीजें जल्दी से जल्दी अरेंज कर लेनी चाहिए, मतलब ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि यहाँ पे वैसे हाउस बाय करने में बहुत टाइम लग जाता है, 3-4 महीने लग जाते हैं, कई बार केसेस में तो उससे ज्यादा टाइम लग जाता है। तो मतलब ट्राई कीजिए कि सारी चीजों के आप ऑन द टॉप रहें और आप जल्दी चीजें करें। तो नेक्स्ट स्टेप है, जैसे कि आप सॉलिसिटर आप सोच रहे होंगे कि कैसे ढूंढा जाए, या आपको तो पता ही नहीं है। तो काफी ग्रुप्स हैं, जैसे अगर आपका कोई अपना इंटरनल ग्रुप है, अगर आप जैसे यूके मूव करते हैं, काफी फेसबुक ग्रुप्स हैं जिसमें कम्युनिटीज बनी होती हैं, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। या आप ट्रस्ट पायलट है यहाँ की वेबसाइट, जहाँ पे हर सर्विसेज के आपको रिव्यूज मिल जाएंगे, तो आप उस पर जाके सॉलिसिटर सर्च करेंगे तो आपको काफी रेंज मिल जाएगी। तो आप उन सॉलिसिटर्स के जाके उनके रेटिंग्स देखें कि किसकी 4.8 है, 4.7 है, 4.9 है, उनके रिव्यूज चेक कीजिए, जो आपको अच्छा लगे उनको जाके कांटेक्ट कीजिए। आई वोंट से कि एक को ही जाके कांटेक्ट कीजिए, ट्राई टू गेट इन कांटेक्ट विद मल्टीपल सॉलिसिटर्स। उनसे कोट लीजिए और उनसे ये भी पूछिए कि आप कितने पैसे लेंगे और कितना टाइम लगेगा आप लोगों को ये चीज करने में। तो जिनको नहीं पता है सॉलिसिटर्स, मैं बता देता हूँ। सॉलिसिटर्स बेसिकली लॉयर्स होते हैं जो एक्चुअली में जाके चेक करते हैं प्रॉपर्टीज की सारी चीजें, कि प्रॉपर्टी किस बंदे के नाम पे है, हु इज द लीगल ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, और चेन में किस किसने ये प्रॉपर्टी के ओनर रहे हैं, किसने बेच रखी हैं, किस लैंड पे बनी हुई है। सर्चेस बोलते हैं उसको, कि सर्च हो रहा है तो सर्च करते हैं कि बाउंड्री कौन सी किसकी है, पीछे वाली बाउंड्री किसकी है, साइड वाली बाउंड्री किसकी है, जो वाटर जा रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जो ड्रेनेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, रोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो ये सारी एनवायरमेंटली कोई इम्पैक्ट तो नहीं है, कोई इम्पैक्ट तो नहीं है, कोई ओवरऑल लीगल वर्क जो भी है वो यहाँ पे वो सॉलिसिटर करता है प्रॉपर्टी के लिए। मीनवाइल आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया मॉर्गेज का, सॉलिसिटर को भी आपने हायर कर लिया है।
मीनवाइल आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना होता है, जो कि आपको सोचना होता है उस बारे में, वो है सर्वे कराने के बारे में। तो जो भी आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं उसका एक सर्वे होता है जो आप प्राइवेटली करा सकते हैं। सर्वे में ये होता है कि वो जो सर्वेयर होता है वो प्रॉपर चेक करता है पूरे हाउस को इन एंड आउट, कि उसका सब कुछ सही है, वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। कुछ भी हो, चाहे रूफ हो या फिर कोई प्लम्बिंग में प्रॉब्लम है या फिर कोई डैम्पनेस है या कुछ भी इंसुलेशन में प्रॉब्लम है, कैसी कंडीशन है उस प्रॉपर्टी की, वो सारी रिपोर्ट बनाता है वो सर्वे। अलग अलग प्रॉपर्टीज के लिए अलग अलग टाइप के सर्वेस होते हैं। तो बेसिकली 3 तरह के सर्वेज होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं काफ़ी ओल्ड, 40-50 ईयर्स से ज़्यादा ओल्ड होती हैं, तो उनके लिए लेवल 3 होता है, और उससे जो कम वाली होती है उनके लिए लेवल 2, और जो थोड़ी 10-12 साल वाली है तो लेवल 1। तो बेसिकली लेवल 1, लेवल 2 का बेसिकली यही मतलब है कि कितना इन डेप्थ वो चीज़ें को चेक करने जा रहे हैं। हाँ, और एक्सपेंसिव का भी है। लेवल 1 में बेसिक सर्च होगी तो सबसे बेसिक सस्ता सर्च होगा। सबसे चीप होगी, और लेवल 3 सबसे एक्सपेंसिव रहती है। बट ये हाँ। सर्वेज का स्टेप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके लिए आपके पास अच्छा सर्वेयर होना चाहिए। उसके लिए भी आप ट्रस्ट पायलट पे चेक कर सकते हैं, या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से पूछ सकते हैं जो भी आपके यहाँ पे रहते हो। सर्वे में ऐसी चीजें भी निकल के आ सकती हैं जो कि आपको बिग नो कर देंगे कि ये घर मत लेना है। वो चीजें आप सारी देख के उस हिसाब से भी प्राइस डिसाइड कर सकते हैं आफ्टर दैट। हाँ, डिसीजन ले सकते हैं आप पुल आउट भी कर सकते हैं ऑफर, क्योंकि अभी तक कोई लीगली कॉन्ट्रैक्ट आप में बाइंड नहीं हुए हैं। तो अगर आपको सर्वे तक भी समझ में आता है कि सर्वे देख के आपको लगता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी इस लायक नहीं है, लेने के लायक नहीं है, इस कंडीशन में नहीं है, तो आप अपना ऑफर पुल आउट कर सकते हैं। या फिर सेकंड चीज़ है कि आप नेगोशिएट कर सकते हैं, कि आप प्राइस रिड्यूस कर सकते हैं कि हाँ आपका लगभग लेट्स से 10,000 पाउंड का खर्चा हो जाएगा तो मैं इतने पाउंड्स कम दूंगा, लेकिन वो सेलर के ऊपर है कि वो एक्सेप्ट करता है या नहीं। तो जो सर्वे करवाइएगा वो रिक्स एफिलिएटेड से ही करवाइएगा, RICS होता है, रिक्स स्टैंडर्डाइज्ड सर्वेयर्स होते हैं, तो उन्हीं से करवाइएगा। इस पूरे प्रोसेस में, आपके सॉलिसिटर के प्रोसेस में 3-4 महीने लग सकते हैं। देन आपका सर्वेयर तो क्विकली, जब जितनी क्विकली आप फाइंड आउट कर लें तब हो सकता है। और जब आपकी सर्वेयर की रिपोर्ट आ गई, आपने निगोशिएट भी कर लिया, आपका सब चीजें आपको लग रहा है कि सही है, और बैंक ने भी बेसिकली आपका लोन एक्सेप्ट कर लिया है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि जब आपका प्रोसेस कंप्लीट होने की स्टेज आने लगती है, तो उसमें क्या होता है कि एक डे होता है जिसमें एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज का बेसिकली मतलब होता है कि एक आपके नाम का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक सेलर के नाम का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि सेलर के सॉलिसिटर के पास होता है, और एक आपके सॉलिसिटर के पास है। आपका सॉलिसिटर आपसे साइन करवाएगा एक्सचेंज के, कि आप साइन करके भेज देंगे, आप यू आर हैप्पी टू एक्सचेंज द कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वैसे ही वहां पे जो सेलर है वो भी करके देगा। तो एक दिन डिफाइन किया जाएगा जिस दिन आप एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज आप डिसाइड करेंगे अपने सेलर के साथ, आप डिसाइड कर सकते हैं कि कब आपको करना है, और उसमें ये भी होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में ही कंप्लीशन डेट भी आपको डिसाइड करनी होती है कि आप कब करेंगे। आप 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता जब भी डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से, दोनों पार्टीज के कंसेंसस हाँ, के हिसाब से। कंप्लीशन इज द डे व्हेन ऑल ऑफ योर मनी गोज टू द सेलर। ठीक है, एक्सचेंज में सिर्फ आपको 10% ऑफ द मनी देना होता है। डिपॉजिट बेसिकली आपको एक्सचेंज से पहले सॉलिसिटर के अकाउंट में डालनी होती है, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज करने के लिए जो रेडी होना है, जो चीज़ें करनी है उसमें है, वो डिपॉजिट आपको उसके अकाउंट में भेज देनी है, सॉलिसिटर के अकाउंट में, वो आगे ट्रांसफर करेगा। तो आपको एक ये भी चीज ध्यान देनी है, एक्सचेंज होने से पहले आपको एक बार फिर से घर की व्यूइंग करनी है, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जाके देखें कि कोई स्ट्रक्चरल चेंज तो नहीं हो गया। जब आपने व्यूइंग करी थी उस घर की, उसके बाद से अभी जाके कुछ बंदे ने कुछ चेंज तो नहीं कर दिया है, कोई दरवाजे हटा दिए हो या कुछ कर दिया है, या कुछ मेजर चेंज तो नहीं ऐसा दिख गया आपको कि बंदे ने कुछ चेंज कर दिए हैं, मेन डोर ही हटा के कुछ और ही सस्ता सा कुछ लगा दिया है। तो सेकंड व्यूइंग हमेशा प्रेफरेबल रहती है और हर एक को करनी ही चाहिए बिफोर एक्सचेंज ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि अगर आपने जब एक्सचेंज कर लिया कॉन्ट्रैक्ट्स को तो उसके बाद आप पुल आउट नहीं कर सकते हैं। एक और चीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज करने से पहले आपको करनी होती है, वो है इंश्योरेंस। तो आपको उस प्रॉपर्टी की बिल्डिंग इंश्योरेंस लेनी होती है पूरी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज करने के बाद वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और काफी यहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल हैं वेबसाइट जिसपे आप कंपेयर कर सकते हैं कौन सा वाला आपको सस्ती इंश्योरेंस दे रहा है, उस हिसाब से आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। आपके मॉर्गेज एडवाइजर आपको ये भी बोलेंगे कि आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस भी ले लें, आपको ये भी बोलेंगे कि आप अपना क्रिटिकल इलनेस वाला भी ले सकते हैं, बट दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बट जो बिल्डिंग इंश्योरेंस है वो मैंडेटरी है कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज करने से पहले। लेट्स सपोज आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज हो गया है, दोनों पार्टीज जो है वो लीगली बाइंड जाती है,
तो बायर को प्रॉपर्टी खरीदनी ही होगी और सेलर को प्रॉपर्टी बेचनी ही होगी। तो कोई भी बैकआउट करता है तो उसके रेपरकशंस होते हैं लीगल। तो कंप्लीशन के जस्ट 1 दिन या 2 दिन पहले आपका सॉलिसिटर आपको बोल सकता है कि आपको सारे पैसे उसको ट्रांसफर करने हैं, जितने भी पूरे बनते हैं। तो वो आपको पूरी स्टेटमेंट बना के देगा कि इतने पैसे पेंडिंग हैं, इतने बैंक से आएंगे, इतने आपको देने हैं। तो वो सारी स्टेटमेंट आपको मिलेगी। तो 1 या 2 दिन पहले ही आपको वो सारे पैसे ट्रांसफर कर देने हैं, ताकि आपको कंप्लीशन डे वाले दिन कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि कंप्लीशन डे वाले दिन ही सॉलिसिटर दोबारा से सर्च मारता है कि वो प्रॉपर्टी का कोई सेलर चेंज तो नहीं हो गया, जो सेलर एक्चुअल में आपको प्रॉपर्टी बेचा है वो कहीं चेंज तो नहीं हो गया, कोई फ्रॉड ना हो, इसलिए वो लास्ट डे भी ये सर्च होता है। तो इसलिए आपके पास टाइम काफी कम रहता है उस दिन कंप्लीट करने के लिए। ऐसे ही फिर ये सर्च कंप्लीट होगा तो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे और डॉक्यूमेंट्स आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। अगर जो एस्टेट एजेंट है दोनों ही आपको यूजुअली रिंग या ईमेल करके बता दें कि नाउ यू कैन कलेक्ट योर कीज, कंप्लीशन इज डन। तो आप उसके हिसाब से कीज कलेक्ट कर सकते हैं, अपना शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको सेम डे शिफ्ट करना है तो यू कैन शिफ्ट सेम डे। और इस सारे प्रोसेस में आपको कहीं नहीं जाना होता है, ना आपको किसी रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना है, ना आपको सॉलिसिटर के ऑफिस जाना है, ना आपको कहीं भी नहीं जाना। आपको सिर्फ व्यूइंग करने जाना है उस प्रॉपर्टी की, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ का जो सारा प्रोसेस है वो सब ऑनलाइन ही होता है। बैठे बैठे तो बैठे बैठे ही आपको डॉक्यूमेंट भेज देगा, आप डॉक साइन पे साइन करके भेज सकते हैं, या आप फिजिकल भी आपको भेजने हैं तो आप बस अपने घर पे साइन कीजिए और रॉयल मेल से भेज दीजिए। तो बैंक स्टेटमेंट्स और सैलरी स्लिप से चाहिए होती है, वो आपके स्टेट एजेंट, सॉलिसिटर और मॉर्गेज एडवाइजर को ये तीनों को ही सेम चीज चाहिए होती है, ये चेक करने के लिए कि आप पे कर सकते हैं अमाउंट या नहीं पे कर सकते। अब इसके बाद जब आपके पास चाबी मिल गई, घर आपका हो गया, तो सब कुछ हो गया, राइट? कांग्रेचुलेशन। अभी भी सब कुछ नहीं हुआ है। तो बेसिकली जब आपका कंप्लीशन भी हो जाता है, उसके बाद जो आपका सॉलिसिटर है वो आपके नाम से स्टैम्प ड्यूटी भरता है, HMLR को, लैंड रजिस्ट्री, हर मैजेस्टीज लैंड रजिस्ट्री। अब वो हिज मैजेस्टीज लैंड रजिस्ट्री हो गया है, तो HMLR को वो भरता है। और उस प्रोसेस में बेसिकली जो प्रॉपर्टी आपके नाम पे रजिस्टर होने में 5 से 6 महीने भी लग जाते हैं। ये सारा प्रोसेस, होपफुली इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, मिली हो, कुछ हेल्प हुई हो। आपके फ्रेंड्स नितिन और अंकिता यहीं पे हैं, आपके कमेंट्स का जरूर हम रिप्लाई करेंगे। जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस है, हम आपको जरूर हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मूव करने के बाद क्या क्या चैलेंजेस होते हैं या क्या क्या करना होता है बेसिकली आपको वंस यू मूव इनटू द न्यू हाउस। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड थैंक यू Thank फॉर you. वॉचिंग।